हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं फिर से जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन थे। हमने इसका जो पार्ट 1 किया था, जीके जीएस में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 41 क्वेश्चन किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 42 से, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा में। तो जो गोविंद वल्लभ पंत है वो स्थापित है कहाँ पे? प्रयागराज में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन एक राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था? तो जो शिवाजी के अष्टप्रधान दिग्गज थे उनमें से कौन जो थे जो आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे? तो ये बताना है आपको, पंडित राव या दबीर या सरे नौबत या मजूमदार। तो जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था वो था मजूमदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? जौना खां, अली गुरशप, सिकंदर शानी या गुलरुखी? तो अलाउद्दीन का जो मूल नाम था वो था अली गुरशप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारीख़-ए-सुबुक्तगीन पुस्तक के लेखक कौन थे? अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो तारीख़-ए-सुबुक्तगीन के जो लेखक थे वो थे बैहाकी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों एवं कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। तो इसमें जो राइट है वो बताना है आपको कि इसमें कौन सा राइट है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड और एक या दो, दोनों, ना एक ना ही दो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुप्त काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित जो है वो बताना है। क्या है? मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना और प्रयाग प्रशस्ति की रचना। तो गुप्त काल से जो संबंधित हैं वो बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन और केवल तीन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता था? सूत्रालंकार, महाविभास सूत्र, बुद्धचरित्र, मिलिंद पन्हो। तो इसमें जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता था वो क्या माना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाविभास सूत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? दारुल सफ़ा, दीवाने बंदगान, दीवान-ए कोही और दीवान-ए-इस्तिखाज। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से जो संबंधित नहीं है वो हो जाएगा दीवान-ए-कोही। ठीक है, दीवान-ए-कोही की स्थापना कुतुबुद्दीन तुगलक ने की थी। और ये सब इसमें से जो दारुल सफ़ा, दीवान-ए-बंदगान और दीवान-ए-इस्तिहाक का इनकी जो स्थापना थी ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अकबर द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया था? किसने बंद करवाया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और मोहम्मद शाह। तो इसमें से किसने बंद करवा दिया था? तो इसमें स्टार्ट तो अकबर द्वारा कराया गया था इसका,
और जो इसको बंद करवाने की, इस प्रथा को बंद करवाया था वो था औरंगजेब। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर के तुलु शासक कृष्णदेवराय की उपाधि नहीं थी? इसमें से 3 ऑप्शन दिए, आंध्र भोज और अभिनव भोज, आंध्र पितामह और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। तो इसमें जो है 3 तो हैं जो कृष्णदेवराय की उपाधियां हैं और एक है जो नहीं है। तो उसमें से कौन सा जो नहीं है वो आपको बताना है। तो ये आंध्र भोज और अभिनव भोज और आंध्र पितामह, ये तो तीनों कृष्णदेवराय की उपाधियां हैं। और जो इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, यही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिश्ती संत अविवाहित थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर। तो इसमें जो अविवाहित चिश्ती संत थे वो कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था? पश्चिमी भारत में जो शांति का अग्रदूत, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था, किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को, या आत्मारंग पांडुरंग को, या फिर महादेव रानडे को, या फिर डी.के. कर्वे को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव रानडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 की क्रांति का केंद्र एक तरफ दिया है, एक तरफ दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी दिया है। तो इसमें जो सही है वो तो 3 सही हैं और इसमें जो गलत है वो बताना है कि कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, झांसी का ह्यूरोज, झांसी का जो दमन करता था वो था ह्यूरोज। बरेली का दिया है कैंपबेल, फैज़ाबाद का दिया हडसन और इलाहाबाद का दिया है कर्नल नील। तो इसमें जो नहीं सही लिखा हुआ है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैज़ाबाद, फैज़ाबाद का हडसन नहीं होगा, यही इसमें गलत है और बाकी के तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। तो इसमें कौन सा सही है ये नहीं बताना है, इसमें जो नहीं सही है वो बताना है, असत्य कथन इसमें चुनना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें ये दोनों सही लिखे हुए हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। तो ना तो असत्य बताना है इसमें, तो ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों सही लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट में अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। यह एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो इस किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था ये बताना है। लॉर्ड इरविन और लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें जो है किस गवर्नर जनरल काल में पारित हुआ था ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए हैं कथन, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन दिया हुआ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग का दृष्टिकोण समाचार पत्रों के प्रति उदार था। नेक्स्ट दिया हुआ है, विलियम बेंटिंग को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। तो इसमें जो सही है वो कौन सा सही है ये बताना है और व्याख्या भी कर रहा है या नहीं ये भी बताना है। तो 57 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण समाचार पत्रों के प्रति उदार था। इसमें विलियम बेंटिंक के बारे में बता रहा है और गवर्नर जनरल समाचार पत्र के बारे में। और फिर इसमें जो कारण दिया है, क्योंकि बेंटिंक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो व्याख्या है ये दोनों सही है, बट इसकी जो व्याख्या एक दूसरे से कंपेयर करने पे हो रही है वो नहीं हो रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58। एक तरफ सूची दी हुई है फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो जो नीचे दिए गए कूट हैं इनकी सहायता से चुनना है। चलिए देखते हैं। मद्रास का संस्थापक जॉब चार्नॉक और बम्बई का संस्थापक, तो इसमें भी मिलान करना है। ठीक है, मिलाना है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो चलिए मिलाते जाते हैं एक साथ। मद्रास का संस्थापक कौन था? जो मद्रास का संस्थापक था वो था फ्रांसिस डे। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है बम्बई का संस्थापक कौन था? तो जो बम्बई का संस्थापक था वो था गेराल्ड ऑरिंग। ठीक है, तो इसका जो मिलान है वो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। फिर नेक्स्ट दिया है पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? पांडिचेरी का, तो पांडिचेरी का क्या था? फ्रैंको मार्टिन था। तो तीसरे का तीसरे के साथ मिला दिए। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नॉक, तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए तो इसमें जो मिलाएं क्या कौन सा सही है? तो इसका जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले का चौथा हो गया मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, फिर दूसरे का दूसरा हो गया बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ओंगिर, और फिर हो गया पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। कलकत्ता का संस्थापक तो जो था वो था जॉब चार्नॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चार्ल्स वुड, जो चार्ल्स वुड ने इसमें जो अनुशंसा नहीं की थी, चार्ल्स वुड के जो अनुशंसा इसमें नहीं की गई थी, वन मिनट, इसमें जो क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम एक बार क्लियर देखने की कोशिश करेंगे। आधा इसमें मिस प्रिंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्लियरिटी दिख रही है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी? तो ऑप्शन दिया है प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतवासियों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है संबद्ध निजी विद्यालयों को अनुदान के रूप में सहायता देना। तो इसमें से जो अनुशंसा नहीं की गई थी ये बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतवासियों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाए, यही अनुशंसा इसमें नहीं की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टो नोवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसमें सही बताना है। तो कौन सा इसमें जो सही है, यह मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य वर्ष 1781 में लड़ा गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट ने किया था। तो इसमें जो राइट है वो बताना है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, इसमें ये ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है ये तो सही नहीं है, और ऑप्शन जो सेकंड दिया हुआ है यही इसका जो राइट है। तो इसमें जो बताना है कि कौन सा सही है, तो सही ओनली 2 है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी? मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी? ऑप्शन दिया है 20 जनवरी 1947, सेकेंड ऑप्शन है 16 अगस्त 1946, फिर है 26 अक्टूबर 1946, फिर है 22 अक्टूबर 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई जो दिवस की शुरुआत की थी 16 अगस्त 1946 से की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? किसमें कहा गया था? बोम्मईवाद में, बेरुआरीवाद में, और गोलकनाथवाद में, केशवानंद भारतीवाद में। तो किसमें कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो इसमें कहा गया था बेरुआरीवाद में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, और जो वो केशवानंद भारतीवाद था इसमें फिर से कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 62 में वो हो जाएगा बेरुआरीवाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? मनोनयन की प्रणाली, तो ये 63 नंबर 63 क्वेश्चन का आंसर बताइए। अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से। तो कहाँ से ली गई है ये व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली को? तो ये आयरलैंड से ली गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को अभिकथन आर कहा गया है। तो इसमें बताना है कि अभिकथन एक कह रहा है भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। आर कह रहा है इसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। तो इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कोट्स से सही उत्तर का चयन करना है। कोड दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, और ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर ऑप्शन सी दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से हमें बताना है कि ये दोनों सही हैं या एक सही है, और ये एक दूसरे से व्याख्या एक दूसरे की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 नंबर का। तो इसमें जो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। इसमें अत्यंत जटिल कहा गया है और इसमें संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है, ठीक है। तो यही इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 7। तो किसके तहत इसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? अनुच्छेद 9, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संरक्षण करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। फिर नेक्स्ट है राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। जो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, इसमें 3 तो हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं और एक ही इसमें जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, तो क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें भी ये मिसप्रिंट है, चलिए देख रहे हैं इसमें से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है संविधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। फिर नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही हैं? सही कथन चुनना है। पर्वत और पर एक तरफ पर्वत दिया है और इनका सर्वोच्च विन्यास जो चोटी का है वो दिया हुआ है। तो एंडीज पर्वत का बताना है, फिर रॉकी पर्वत का है, ग्रेट डिवाइडिंग का है। तो चलिए बताते हैं। इसमें जो एंडीज पर्वत दिया हुआ है, एंडीज 68, एंडीज का दिया हुआ एकांकागुआ, ये भी सही है। और रॉकी का दिया है माउंट अल्बर्ट, ये भी सही है। ग्रेट डिवाइडिंग है इसका माउंट कोसिस्को, तो ये भी सही है। इसको तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोन डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलने वाली हवा है, कौन सी हवा है? मिस्ट्रल, बोरा, फॉन, जोंडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्ट्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है चने के खेत में, तंबाकू के खेत में, गेहूं के खेत में, धान के खेत में। तो जो ओरोबैंकी है वो किसके खेत में पाया जाता है? वो पाया जाता है तंबाकू खेत में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप में किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी नाम से प्रवाहित होती हैं? खार्तूम सूडान और बमाको माली, लुआंडा अल्जीरिया और अदिस अबाबा इथोपिया। तो श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप में किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खार्तूम सूडान। ठीक है, खार्तूम सूडान से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर का केंद्र एक्रोन स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? यूके में है, फ्रांस में है, यूएसए में है, चीन में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा जाता है। अभिकथन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती हैं। फिर कारण दिया है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। तो इसका कूट नीचे दिया हुआ है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। तो इसका मतलब है कि ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों ये बात तो सत्य है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। नेक्स्ट दिया है, इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। तो इसमें नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें कितने सही ये बताना है, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना एक ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा एक तथा दो दोनों, ये दोनों सही है। इस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा उच्च तापमान रहता है, वर्ष भर, ठीक है। और दिया है इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक जापान में निवास करती है? एनु और इनुइट, नॉर्डिक, जुलू। तो जो जापान में निवास करती है वो होती है एनु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? घास की भूमियाँ एक तरफ है, एक तरफ अवस्थिति दी है। शेलवास और अवस्थिति है अमेजन घाटी, लानोस, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पंपास दिया हुआ है वेनेजुएला में। तो इसमें कितने सही हैं, सही सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कितने सही हैं ये बताना है। तो सेल्वास अमेजन घाटी, लानोस अर्जेंटीना, उरुग्वे और पंपास वेनेजुएला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, सेल्वास अमेजन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बास्पोरस जल संधि है इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप अलग करती है। इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप अलग करती है बास्पोरस संधि को। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आपको 77 नंबर का। काला सागर और मरमरा सागर को भी जोड़ती है और इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप को भी अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का वो हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट और शिस्ट। तो इसमें जो रूपांतरित चट्टान नहीं है, क्या नहीं है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट और शिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ऑप्शन सी। ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? जल्दापारा, घाटप्रभा, दाची गांव और मरीन पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए कौन सा जाना जाता है? वो जाना जाता है दाची गांव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान था, क्या था? कोयम्बटूर में था, शाहजहांपुर था, लखनऊ में था, कानपुर में था। तो कहाँ पे था? 80 नंबर में क्या हो जाएगा? 1912 में जो गन्ना प्रजनन संस्थान था वो कोयम्बटूर में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में इसका प्रमुख कारण क्या होता है? शीतकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। 81। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी। शीतकाल में जो है पश्चिमी विक्षोभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जलप्रपात और नदी, गोकाक, घाटप्रभा, चचाई, बीहड़, अमृतधारा, महानदी, कपिलधारा, नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतधारा, महानदी। यही इसका नहीं है, क्योंकि इसमें सही सब सुमेलित हैं, एक ही सही सुमेलित नहीं है, अमृतधारा, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और सब सुमेलित हैं। गोकाक जलधारा घाटप्रभा नदी का है, चचाई बीहड़ नदी का है, कपिलधारा नर्मदा नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ब्यास, सतलज, यमुना, दूधगंगा। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो 83 नंबर क्वेश्चन है, वो हो जाएगा दूधगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूधगंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। विदर्भ नाम से जाने जाना वाला क्षेत्र स्थित है धारवाड़ पठार के पूर्वी भाग में, दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी। विदर्भ जो क्षेत्र है वो दक्कन पठार के पूर्वी भाग में के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो निम्न राज्यों में से किसकी सीमा जो है वो भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हीरा भंडारण के मामले में शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, बोत्सवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस, 86। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं?
यह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह लैगून पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। फिर नेक्स्ट है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी। कोचीन बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित यह प्राकृतिक बंदरगाह भी है और यह लैगून पर स्थित भी है और यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य है, तो कौन सा है? जो नहीं है सुमेलित वही बताना है। केरल दिया है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र दमन व दीव। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली, ये भी सही है। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र दमन व दीव है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? क्लोरोफेनिकॉल प्रतिजैविक औषधि है। क्लोरोफेनिकॉल प्रतिजैविक औषधि है। बेनाड्रिल हिस्टेमीन है। एस्पोर्टम प्रतिमधुरक है। सभी सुमेलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 89 का, ऑप्शन डी। क्लोरम्फेनिकॉल प्रतिजैविक औषधि है, ये भी सही दिया है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन, ये भी सही है। एस्पोर्टम प्रतिमधुरक है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद के कारण जाना जाता है। मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक है तो हमें चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद के कारण है। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में अक्षम है। नेक्स्ट ऑप्शन है, गैस्टिन एक पेप्टाइन हार्मोन है। नेक्स्ट है, रतौंधी एक आनुवंशिक रोग है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो बताना है। 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बताना है। तो इसमें जो होगा रतौंधी एक आनुवंशिक रोग है, तो यही आपका गलत दिया हुआ है। ये रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है। नेक्स्ट है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है वो बताना है। तो सत्य कथनों का चयन करें, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना एक ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक तथा दो दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना उदाहरण है जड़त्व का, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, संवेग का, रेखीय वेग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का, वो हो जाएगा जड़त्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गॉस निम्नलिखित में से किस एक का मात्रक है? लेंस की शक्ति का,
रेडियो एक्टिवता का, चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत प्रतिरोध का। जो गॉस है वो किसका मात्रक है? 93। तो वो हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 12.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 13.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पलायन वेग का मान कितना है 94 का, वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में पाया जाने वाला मौलिक कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूटेरॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यूटेरॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र परितंत्रों की वनस्पतियों के मध्य से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन परितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ऑरेंज कार्बन, ब्लू कार्बन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू कार्बन। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र परितंत्रों की वनस्पतियों के मध्य से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन परितंत्रों में उपस्थित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइलोरुसाइट किसका अयस्क है? टिन का, चांदी का, मैग्नीज का, एल्यूमिनियम का। तो पाइलोरुसाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो वो हो जाएगा मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीज का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति को नष्ट होने से है? एनोसीमिया, एम्फाइसीमा, स्लीप एपनिया, ल्यूकेमिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूंघने की शक्ति नष्ट होने से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98 क्वेश्चन का हो जाएगा एनोसीमिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोसीमिया से सूंघने की जो शक्ति है वो नष्ट हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापियों में एक ही होंगे, सेम होंगे? तो कौन सा हो जाएगा? 100, 212, -40 और 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -40, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सत्य जो नहीं है वो बताना है। तो रानीखेत मुर्गियों की संक्रामक बीमारी है। और नेक्स्ट ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मवेशियों में होने वाला मुंह पका रोग का कारक जीवाणु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन मवेशियों में होने वाला मुंह पका रोग का कारक जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज ये पूरे 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ पूरी हुई। आज पार्ट 2 हो गया आज का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हमारे नए वीडियो जैसे ही अपलोड हों आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।